हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आई आशीष तिवारी वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल जंजी सीओई, जहां पे हम समझाते हैं किसी भी टॉपिक को बेस्ट पॉसिबल कंटेंट के साथ सिंपलेस्ट वे में। तो आज हम यहाँ पे वन शॉट करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस से सेकंड चैप्टर का एसिड बेस एंड सॉल्ट, जहाँ पे आपको वन शॉट में समझाएंगे सबसे बेहतरीन तरीके से और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर। आप इस लेक्चर को देख के अपने किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग रिवाइज कर सकते हो। मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ कि आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, अगर आप पहली बार पढ़ने वाले हो, तो ये लेक्चर शायद उतना इफेक्टिव ना हो, क्योंकि एक रिवीजन टाइप का हमारा लेक्चर। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि आप सबने लेमन नींबू खाया होगा, नींबू का पानी पिया होगा, आप सबने बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कहीं ना कहीं आपने यूज किया होगा। तो देखते हैं केमिकल सब्सटेंस कैसे हैं, क्या इनका यूज होता है, कैसा इनका केमिकल नेचर होता है और कैसे ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है, राइट? तो एसिड एंड द बेस आर द इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस एनकाउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ। हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होता है, बहुत से ऐसे केमिकल सब्सटेंस को यूज करते हैं, देखते हैं, जो कुछ और नहीं बल्कि एसिड या बेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये एसिड क्या है, बेस क्या है, किसे बोलते हैं एसिड? तो सिंपल सी बात है भाई, ऑल दो सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन दी वाटर। अगर आप किसी भी ऐसे सब्सटेंस को लो जो पानी में आके, पानी में ऐड होने के बाद वहां पे हाइड्रोजन आयन H+ को फॉर्म करे, तो हम क्या बोलते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर है, राइट? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, एटसेट्रा। अब बेस क्या होते हैं भाई? तो बेस बहुत सिंपल सी बात है, ऑल दो सब्सटेंसेस जो कि पानी में आने के बाद अपने आप को डिसोशिएट करते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं और ये फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो सारे सब्सटेंस कहलाते हैं बेसिक इन नेचर। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे वो केमिकल हैं जिनके पास आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा फॉर्मूले के अंदर। तो ये पानी में आने के बाद अपने आप को ब्रेक करके, डिसोशिएट करके पानी में हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब सॉल्ट क्या है भाई? सॉल्ट क्या है, सॉल्ट किसे बोलते हैं? आप जानते हो बहुत अच्छी सी बात, क्या चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो और चाहे वो सॉल्ट हो, ये सभी केमिकल कुछ और नहीं, सॉल्ट ही होते हैं। अंतर ये है, एक ऐसा सॉल्ट जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है उसे बोलते हैं ये एसिड है, एक ऐसा सॉल्ट जो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है उसे बोलते हैं ये बेस है, और एक ऐसा सॉल्ट जो कि पानी में आने के बाद, भाई मैं तो न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल रहता है, ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा ना बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, उसे बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। जैसे कि जो आप डेली खाते हो, जिससे आपके खाने में स्वाद आता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अब हम वन बाय वन यहाँ पे समझने वाले हैं भाई एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, क्या उसके कैरेक्टर्स होते हैं, बेस के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, बेस के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल ऑफ द एसिड। पहली बात, आपने अपने जीवन में जो भी कुछ खाया, नींबू पानी से लेके जो आपने पिया होगा कभी, या दही जो जिसे बोलते हैं सफेद अमृत, भाई मेरे हिसाब से सफेद अमृत है, इतना बढ़िया स्वाद आता है क्या बताएं आपको। ठीक है, तो दही है, नींबू पानी है, चाउमीन खाते हैं उसमें जो विनेगर डलता है, सिरका बोलते हैं बहुत से लोग, ये सब खट्टे, ये सब कैसे सारिन टेस्ट खट्टे होते हैं। तो सारे सब्सटेंस जो आपने अब तक खाया जो खट्टे इन टेस्ट हैं, इमली जो लड़कियां खाती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? इन्हें बोलते हैं, ये सब क्या है? एसिड। क्या है? एसिड। तो एसिडिक सब्सटेंस सारे टेस्ट खट्टे होते हैं, और अगर आप लिटमस टेस्ट परफॉर्म करोगे तो एसिडिक सब्सटेंस या एसिड ब्लू लिटमस को किसमें? रेड कलर में चेंज करता है। ठीक है, अब रिएक्ट विद द मेटल टू रिलीज हाइड्रोजन आयन। सही बात है, अगर आप किसी भी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल से करवाओगे, जैसे आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, तो मोस्ट ऑफ द एसिड जो है वो एसिड मेटल से रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? पॉप पॉप जो साउंड करता है, क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं किसी मेटल से रिएक्शन करने के बाद। अब इसके बाद जो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? एसिड ये रिलीज करते हैं हाइड्रोजन आयन पानी में आने के बाद। एसिड अपने आप को पानी में डिसोशिएट करते हैं और H+ आयन का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ एंड उनका पीएच वैल्यू एसिड का क्या होता है? 7 से कम होता है। आई होप आप जानते हो पीएच की वैल्यू रेंज करती है 0 से लेके 14 तक। यहाँ पे 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है, और वो सारे केमिकल सब्सटेंस आपके नींबू पानी से लेके आपकी दही तक
आपके दही से लेके आपके चाउमीन के विनेगर तक, उन सबका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से बिलो होगा। मतलब वो एसिडिक हैं तो उनका पीएच वैल्यू 7 से कम आता है। ठीक है, अब भाई एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ऐसे कौन से हमारे पास सब्सटेंस हैं जो कि एसिड कहलाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, ये एक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, सारे एसिडिक मोस्ट ऑफ द केस में अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, वो किसी भी चीज को बर्न कर सकते हैं, वहां पे डैमेज या हार्म कॉज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारे पास सेकंड है प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल ऑफ द बेसेस। तो भाई बेसेस क्या होते हैं, हमारे पास एक शब्द यहाँ पे है एल्कली। एल्कली क्या होते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सिंपल सी बात है, जैसा कि एसिडिक सब्सटेंस खट्टे होते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं, वैसे बेसेस कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, ये कड़वा फील कराएंगे, राइट। तो वो सभी सब्सटेंस जिनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ये सब्सटेंस भाई बेसिक इन नेचर है, राइट। अब इसके बाद अगर आप बेस को टच करो, उसे आप फील करो, तो आपको क्या फील आएगा कि वो सोपी और स्लिपरी फील होंगे, बहुत स्लिपरी सा फील होंगे। तो जो सब्सटेंस आपको स्लिपरी फील होता है और वो कड़वा है, बिटर है, इसका मतलब कि वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, आगे देखिए। अब टर्न रेड लिटमस ब्लू, भाई अब ये लिटमस में क्या चेंज लेके आता है। तो अगर आप रेड लिटमस का टेस्ट करोगे बेस के साथ, तो बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। किस में चेंज करता है भाई, आज ब्लू है पानी, पानी ये उसे ब्लू में चेंज करता है, रेड को ब्लू में चेंज करेगा। नाउ रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन इन दी वाटर, तो जैसा कि एसिड को पानी में डालने के बाद वो H+ आयन को बनाता है, उसी तरह कोई भी बेस पानी के कांटेक्ट में आने के बाद वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन OH- को रिलीज करेगा। और जितने भी बेसिक सब्सटेंस हैं वो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, वो एसिड के इफेक्ट को नलिफाई, न्यूट्रलाइज करते हैं, खत्म कर देते हैं, राइट। इसके बाद एल्कली, अब ये एल्कली क्या है भाई, क्या है ये एल्कली, ठीक है। अब देखो एल्कली क्या होता है, ये कोई फूल की कली नहीं है, एल्कली है बेटा। और एल्कली क्या होता है, वो सारे ऐसे बेसिक सब्सटेंस, वो सारे ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, जो पानी में घुल सकते हैं, उन्हें बोलते हैं कि ये बेस क्या है, एल्कली इन नेचर। क्या है ये बेस, एल्कली इन नेचर है, राइट। तो एल्कली मतलब कि सम बेसेस आर नॉट सॉल्युबल इन दी वाटर। हमारे पास कुछ ऐसे भी बेस हैं जो पानी में डिसॉल्व या सोल्यूबलाइज नहीं होते, तो उन्हें छोड़ दो। बाकी जितने बेस मेरे पास हैं जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं भाई वो एल्कली है। अब जो पीएच वैल्यू है भाई, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है किसी बेस का, वो क्या होता है, वो हमेशा ग्रेटर देन 7, उसकी वैल्यू हमेशा 7 से ज्यादा होती है, हमेशा क्या, 7 से ज्यादा होगी। तो अगेन पीएच का रेंज 0 से 14 होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है। अब जो केमिकल सब्सटेंस अपने पीएच वैल्यू को 7 से अबव रखते हैं, वो सभी केमिकल सब्सटेंस क्या है भाई, क्या है बताओ, वो सभी केमिकल सब्सटेंस बेस हैं, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नाउ एग्जांपल की बात करते हैं क्लास। एग्जांपल हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक बेसिक सब्सटेंस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एक बेसिक सब्सटेंस है, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये भी एक बेसिक सब्सटेंस है। अब आपने एक बेसिक सी बात समझो, आप एक बेसिक सी बात समझो यहाँ पे कि आपने जितने यहाँ पे बेसिक सब्सटेंस देखे जो बेस हैं, सब में आपको OH, OH और OH कॉमन मिला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर एक बेसिक सब्सटेंस में, लगभग सबकी बात नहीं कर रहा मैं, मोस्ट ऑफ द बेसिक सब्सटेंस में क्या होता है, उनके केमिकल फॉर्मूले में हाइड्रोक्साइड जरूर आता है। ठीक है, ये सिंपल तरीका उनको पहचानने का होता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमें समझना है भाई एसिड बेस इंडिकेटर एंड देयर यूजेस। एसिड बेस किसे इंडिकेट, लाइक कैसे इन्हें इंडिकेट किया जाता है, कौन हमें इसे पहचानने में हेल्प करता है और उनके यूज क्या होते हैं। अब देखो इंडिकेटर क्या है भाई, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट चेंज कलर इन द एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड बेस के कांटेक्ट में आने के बाद अपना कलर चेंज करते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, इंडिकेटर। क्या बोलते हैं उनको, इंडिकेटर, जो इंडिकेट करते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या ये सब्सटेंस बेसिक इन नेचर है। ठीक है, चलो इसके बाद
न्यूट्रल इंडिकेटर, अब मेरे सॉरी 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 नेचुरल, भाई दिमाग ना न्यूट्रल हो गया बिल्कुल, एसिड बेस करके, ठीक है। देखो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, जो हमको प्रकृति नेचर से मिलते हैं, ठीक है, और वो हमको एसिड बेस को पहचानने में हेल्प करते हैं। जैसे कि लिटमस जो लाइकन एक ऑर्गेनिज्म है, इससे मिलता है, और ये ब्लू बेसिक सॉल्यूशन में टर्न होता है और ये रेड हो जाता है एसिडिक में, ठीक है। अब टर्मरिक क्या होता है भाई, आप डेली इसे यूज करते हो, डेली खाते हो, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है। टर्मरिक बोलते हैं हल्दी को, जो बहुत ही शानदार, बहुत ज्यादा यूजफुल एक केमिकल उसके अंदर पाया जाता है और बहुत यूजफुल स्पाइस हमारे लिए है, ठीक है। देखो चलो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आप टर्मरिक का क्या यूज है, कितना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि हल्दी का हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि किसी एसिडिक सब्सटेंस में आके येलो बन जाता है और वो किसी बेसिक सब्सटेंस में आके अपने कलर को रेड में कन्वर्ट कर लेता है। तो इससे हम ये पहचान सकते हैं, ये हमें इंडिकेशन देने में हेल्प करता है कि कौन एसिडिक और कौन बेसिक इन नेचर है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नाउ चाइना रोज, भाई आई होप आप जानते हैं, सुबह सुबह मम्मी हमारी जाती है मंदिर में, पूजा करती है, वहां पे फूल समर्पित करती है हमारे देवी देवताओं को। रेड कलर का फूल होता है, बहुत कॉमन है और ये पाया जाता है, लाइक कहीं भी मिल जाएगा आपको, लोग छत पे लगा के रखते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं चाइना रोज या इसे बोलते हैं हिबिस्कस, ठीक है। तो जो हिबिस्कस फ्लावर है, इसका जो पेटल है ना, ये भी हमको एसिड बेस पहचानने में हेल्प करता है। ये अपना कलर ग्रीन कर लेता है कहाँ पे, बेसिक सॉल्यूशन में आने के बाद, राइट। अब इसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर, हमने कुछ ऐसे इंडिकेटर बनाए जो हमने लैब में बनाया, लैब में क्रिएट किया, और ये इंडिकेटर हमको पहचानने में हेल्प करते हैं एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को। इन्हें बोलते हैं सिंथेटिक, कि इनको सिंथेसाइज किया गया लेबोरेटरी में, ठीक है। अब जैसे कि मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि रेड कलर का होता है एसिडिक सॉल्यूशन में आके, और इनसे रेड बन जाता है और येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में आके। इसके बाद फिनोप्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जो भाई पहले तो कलरलेस होता है, मैं किसी रंग का नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हूं, लेकिन जैसे फिनोप्थलीन में आप डाल दोगे बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन से रिएक्शन करके फिनोप्थलीन बन जाता है कैसा, पिंक कलर का, पिंकी पिंकी बन जाता है। कैसा बन जाता है, पिंक कलर का, पिंकी पिंकी कलर चेंज करता है। नाउ तो फिनोप्थलीन ने मुझे यहाँ पे हेल्प किया ओनली बेस को बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस ही रहता है, और चाहे न्यूट्रल सॉल्यूशन है वहां भी कलरलेस रहता है, तो इसको हम यूज नहीं कर पाते किसी एसिड को न्यूट्रल से डिफरेंशिएट करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नाउ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं भाई, वो इंडिकेटर जो स्मेल में चेंज लाके इंडिकेट करते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो इंडिकेटर जो स्मेल चेंज, यहाँ पे लिखा होगा हमने जरूर, जो स्मेल चेंज करके हमको इंडिकेट करते हैं किसी एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस के बारे में, उसे बोलते हैं ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, राइट। चलो देखते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या एग्जांपल है। तो जैसे कि अनियन भाई सब जानते होंगे, सैलेड बनाने का काम आता है, अनडाउटली टेस्टी होता है, बढ़िया लगता है खाने में। तो ये जो अनियन है ना, प्याज बोलते हैं, प्यार नहीं बोल रहे बेटा, प्याज बोल रहे हैं, प्याज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो अनियन है ना, ये जो अनियन है हमारे पास, अगर इसको आप बेसिक सॉल्यूशन में रखोगे तो जो इसका स्मेल होता है, लगता है जो वो काटते अनियन तो आइज में लगता है एक अलग ही एक स्मेल और फ्रेग्रेंस आता है, वो स्मेल डिसअपियर हो जाता है इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालने के बाद। तो अगर कोई सॉल्यूशन आपके पास है और आपने क्या किया, आपने इसमें डाल दिया भाई प्याज काट के, ठीक है, और अगर प्याज की स्मेल चल जाती है तो समझ जाओ कि ये सॉल्यूशन कुछ और नहीं, ये बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ इसके बाद वेनिला भी स्मेल रिटेन करता है एसिड में, लेकिन वेनिला का भी जो स्मेल है वो डिसअपियर हो जाता है कहाँ पे, बेसिक सॉल्यूशन में, राइट। तो वेनिला हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है किसी भी बेसिक सब्सटेंस को। जानते हो ना वेनिला क्या है, फ्लेवरिंग का काम आता है, वेनिला फ्लेवर दे दो आइसक्रीम, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम क्लोव ऑयल की बात करते हैं। क्लोव आपके सामने है, ये क्या बोलते हैं इसको, लौंग, ठीक है। बेटा जो क्लोव ऑयल है ना, ये अपना ऑर्डर स्मेल चेंज करता है बेसिक मीडियम में। यार एक चीज देखो यहाँ पे
कि जो बेस है ना ये इसका कुछ ज्यादा दबदबा है भाई, ये सबका स्मेल चेंज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो क्लोव है ये भी अपना स्मेल ऑर्डर चेंज करता है, कहाँ पे, बेसिक मीडियम में, राइट। अब आगे इसके हम प्रोसीड करते हैं और अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, टेस्टिंग विद इंडिकेटर्स लैब एक्टिविटी। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। यहाँ पे ना कुछ केमिकल दिए हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस दिए हैं, जैसे कि HCl, NaOH, CH3COOH और NH4OH एटसेट्रा। यहाँ पे आपके पास 3 इंडिकेटर दिया है, एक रेड एंड द ब्लू लिटमस दिया है आपको, देन मिथाइल ऑरेंज हमारे पास है, फिर हमारे पास भाई फिनोक्थलीन है। मुझको यहाँ पे ये बताना है कि अगर इन इंडिकेटर्स में मैं इन केमिकल को डालता हूं तो कैसा चेंज मिलेगा, बहुत ध्यान से देखो आप। रेड लिटमस के साथ क्या चेंज आएगा भाई, HCl तो एसिड है, एसिड रेड को रेड ही रखता है, कोई चेंज लेके नहीं आता। तो जो रेड है ना इसमें नो चेंज, वो पहले की तरह रेड ही रहेगा। लेकिन जो ब्लू लिटमस है भाई, एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को वो रेड कलर में चेंज कर देगा। और मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का होता है, इसको एसिडिक सब्सटेंस HCl इसको रेड में चेंज करेगा, राइट। नाउ फिनोक्थलीन एसिड में कलरलेस रहता है। आगे बढ़े। अब अगर मैं टेस्ट करता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को, किसको भाई, NaOH को टेस्ट करने से क्या मिलेगा मुझको, तो देखिए NaOH भाई बेसिक इन नेचर है। बेस की प्रॉपर्टी क्या है, बेस किसी भी रेड लिटमस को क्या करता है भाई, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू, क्या करेगा उसको, वो ब्लू में चेंज करेगा। तो NaOH को जब रेड लिटमस से टेस्ट करेंगे तो वो ब्लू कलर में चेंज होगा। और ब्लू लिटमस को कोई बेस कोई चेंज नहीं करता, और जैसा कि NaOH यहाँ पे बेस है तो ये ब्लू लिटमस को ब्लू ही रहने देगा, कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। आगे मिथाइल ऑरेंज भाई क्या करता है, ये भाई हमारा ऑरेंज कलर का है, और जैसे किसी बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये ऑरेंज से बन जाता है कैसा, येलो कलर का। तो ये ऑरेंज से बन जाता है कैसा भाई, येलो कलर का, ठीक है। तो NaOH मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देगा, और बेस NaOH फिनोक्थलीन को कलरलेस से कैसा, पिंक बना देगा। कैसा बना देगा भाई, पिंक बना देगा। अब इसके बाद CH3COOH, ये एक एसिड है, एक वीक एसिड है। तो सेम बिहेवियर जैसा कि HCl ने शो किया, रेड को नो चेंज, ब्लू को रेड में चेंज, मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करेगा, और फिनोक्थलीन में नो चेंज। उसी तरह जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये भी वीक बेस है, तो इसका बिहेवियर भी बेस जैसा होगा, और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, ब्लू लिटमस को कोई चेंज नहीं करेगा, मिथाइल ऑरेंज को ये पिंक में, हल्का सा पिंकिश कलर में चेंज करेगा, और फिनोक्थलीन को ये क्या करेगा भाई, अगेन पिंक करेगा। यह पता है यहाँ पे हल्का सा गड़बड़ है मामला, ये ना मिथाइल ऑरेंज को येलो में चेंज करता है, मिस्टेकन हियर, ये मामला गलत है यहाँ पे, ये इसको येलो में चेंज करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नाउ रिएक्शन ऑफ द एसिड विद द मेटल, भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से शुरू होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड विद द different type of the substances and chemical properties of the base also with different type of the chemical substances। आइए देखते हैं कैसी प्रॉपर्टी इनकी होती है। तो कम ऑन लेट्स गो। जनरल रिएक्शन क्या है भाई, अगर मैं किसी भी एसिड को मेटल से रिएक्शन कराऊंगा तो सिंपल सी बात है भाई, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और एक पॉपअप वाला गैस बनेगा, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस H2, राइट। तो यहाँ पे अगर कोई भी एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करता है, बशर्ते रिएक्शन वहां पे हो, तो वहां पे सॉल्ट और H2 गैस का फॉर्मेशन होता है। नाउ इसके बाद हाइड्रोजन गैस इज आइडेंटिफाइड। अब भाई जो गैस यहाँ पे बना, कौन सा गैस, पेट के गैस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एसिड का मेटल से रिएक्शन करने के बाद जो गैस बनता है। क्या गारंटी इस बात की, कैसे आइडेंटिफाई करो कि भाई ये गैस हाइड्रोजन गैस ही है, कैसे आइडेंटिफाई करो, बहुत सिंपल तरीका हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे एसिड लिया है, मैंने यहाँ मेटल डाल दिया, रिएक्शन हुआ, गैस को मैंने क्लोज करके पास किया सोप सॉल्यूशन के अंदर। अब गैस सोप सॉल्यूशन में आएगा, यहाँ पे बबल फॉर्मेशन होगा, इन बबल्स के अंदर वो गैस है जो मुझे आइडेंटिफाई करना है, जिसको मैं क्लेम करता हूँ कि ये पॉपअप वाला H2 गैस है। अब
इसके पास लेके आओ बर्निंग कैंडल, क्या लेके आओगे भाई यहाँ पे बर्निंग कैंडल लेके आओगे, और अगर बर्निंग कैंडल लाने के बाद ये बबल्स पॉपअप साउंड करके फूटते हैं तो ये गारंटी के साथ कुछ और नहीं, हाइड्रोजन गैस ही है। क्या है? हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे मेटल लाइक जिंक, मैग्नीशियम एंड आयरन शो दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन। और रिएक्शन कैसे होता है, ये हमने जिंक लिया, HCl लिया, भाई जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसने H को यहाँ से डिस्प्लेस किया, बाहर निकाला और H2 गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और जिंक ने Cl के साथ जिंक का प्लेस हटा के H का प्लेस हटा के अपने आप को लगा के क्या बना दिया, इसने जिंक क्लोराइड बना दिया। तो ये यहाँ पे सॉल्ट है, ये यहाँ पे सॉल्ट है और ये यहाँ पे H2 गैस है। ठीक है, तो ये सिंपल सा रिएक्शन था यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या प्रॉपर्टी है। अब हाइड्रोजन गैस टेस्ट, वही बात है कि जहां भी H2 गैस आपको टेस्ट करना है ना, तो उसे आप गैस के पास क्या करोगे, आप गैस के पास एक बर्निंग कैंडल या फिर आप बर्निंग मैच स्टिक लेके आ जाओ, और अगर वो पॉपअप करके बर्स्ट होता है, पक्का वो गैस कुछ और नहीं, हाइड्रोजन गैस है। क्या है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नाउ क्विक एंड वेरी इजी रिएक्शन ऑफ बेसिस विद द मेटल। अब भाई हमने अब तक रिएक्शन किया एसिड का मेटल से क्या रिएक्शन होता है। अब आप बताइए कि अगर कोई बेस रिएक्शन करता है किसी मेटल के साथ तो क्या रिएक्शन होगा। आओ समझते हैं क्या रिएक्शन होगा। देखिए बेटा, सारे बेसिस है ना, सारे बेसिस क्या बोलते हैं कि ये मेटल से रिएक्शन नहीं करते जैसा कि एसिड रिएक्शन करते हैं, लेकिन मेरे पास यूनिकली बड़े अनोखे दो मेटल ऐसे हैं जो बड़ी अनोखी प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैंने क्या बोला कि बेसिस के साथ मेटल जनरली रिएक्शन नहीं करते H2 गैस को बनाने के लिए, लेकिन हमारे पास दो ऐसे मेटल हैं। कौन कौन भाई? हमारे पास एक तो जिंक भाई हमारा ऐसा है, और एल्युमिनियम भाई हमारा ऐसा है, जो कि बेस के साथ रिएक्शन करके एसिड की तरह H2 गैस फॉर्म करवा सकते हैं और करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन आपके सामने है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस जिंक। अब यहाँ पे देखो H2 गैस का फॉर्मेशन हुआ और साथ में इसने फॉर्म किया सॉल्ट, जो कि क्या है भाई, जो कि सोडियम जिंकेट। क्या है? सोडियम जिंकेट, राइट। तो जिंक एक ऐसा मेटल है जो बेस से रिएक्शन करके H2 गैस को फॉर्म करवा सकता है। और ये जो यहाँ पे H2 गैस बना, इसको आप कैसे टेस्टिफाई, कैसे कंफर्म करो भाई गैस H2 है। तो बिल्कुल वही टेस्ट, वही कंफर्मेशन हुए कि आप इस गैस के पास बर्निंग कैंडल लेके आओ। अगर बर्निंग कैंडल पॉपअप करके फूटता है, इसका मतलब तय है कि ये कुछ और नहीं, क्या है भाई, H2 गैस है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नाउ वी हैव द अदर रिएक्शन ऑफ द एसिड विद द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है भाई, क्या होगा अगर कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है, तो आइए समझते हैं क्या होगा। यार पता है यहाँ ना बहुत दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल बहुत दिमाग नहीं लगाना, आपको छोटी सी बात समझनी है। और छोटी सी बात क्या है हमारी, वो छोटी सी बात ये है कि भाई अगर कोई भी एसिड, बहुत छोटी सी बात है, किसी भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, राइट, दो बात की गारंटी है भाई, इसका गारंटी कार्ड पूरा मिलेगा आपको। दो बात की गारंटी क्या है कि यहाँ पे CO2 गैस जरूर बनेगा और यहाँ पे वाटर पानी जरूर बनेगा। ठीक है, और तीसरी चीज हमारी क्या है कि यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एसिड और आपने कौन सा यहाँ पे मेटल का कार्बोनेट लिया है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने है कि मेरे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे हम एक और नाम से क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो दो बात तो फिक्स है, क्या भाई, CO2 गैस जरूर बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन जरूर होगा, और तीसरी चीज क्या है, सॉल्ट। और सॉल्ट यहाँ पे कैसे बना, सोडियम यहाँ से आ गया, क्लोरीन भाई एसिड से आ गया, इसने बना दिया सॉल्ट। तो ये हो गया यहाँ पे रिएक्शन कि मेटल किसी कार्बोनेट से रिएक्शन कैसे करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब भाई ये जो मेरे पास गैस बना, मैंने क्या बोला कि जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है भाई, तो यहाँ पे CO2 गैस बनता है, राइट। क्या गारंटी है CO2 गैस बना? गैस तो कोई सा भी हो सकता है, मुझे क्या पता, क्या मैं CO2 देख पा रहा हूँ, क्या मैं O2 देख पा रहा हूँ,
क्या मैं H2 को देख पा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। ऑलमोस्ट गैस कलरलेस होते हैं, इनविजिबल होते हैं। कैसे वेरीफाई करूं कि जो गैस यहाँ पे बना ये गैस CO2 गैस ही है? बहुत पॉपुलर टेस्ट है, बहुत काम आएगा, जरूर समझना, ध्यान से समझना, अटेंशन बना लो। जब भी आपको कंफर्म करना है किसको? CO2 गैस को। जब भी आपको कंफर्म करना है CO2 गैस को, तो एक नन्हा सा प्यारा सा टेस्ट करना है आपको। आप बड़े आराम से अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हो, और उसका नाम है लाइम वाटर टेस्ट। उसका नाम है लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ये गैस CO2 है या नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। भाई मैंने लिया लाइम वाटर, मेरे पास है लाइम वाटर, CaOH, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और मैंने गैस को पास कर दिया। अगर वो गैस CO2 गैस है, अगर वो गैस CO2 गैस है, तो यहाँ पे ये फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जो कि वहां पे साफ आपको दिखेगा। जैसे एक्चुअली लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर शुरुआत में होता है कलरलेस। कैसा होता है? कलरलेस होता है, कोई रंग नहीं, जैसे पानी वैसे लाइम वाटर होता है। जब इसमें आप CO2 गैस पास करोगे तो वो उसमें रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, और वहां पे वो कलरलेस को कन्वर्ट कर देता है मिल्की व्हाइट में। तो अगर लाइम वाटर कैसा मिल्की व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता है किसी गैस को पास करने से, आप समझ जाओ ये गैस कुछ और नहीं, CO2 गैस है। भाई कौन सा गैस है? CO2 गैस है, राइट। सो नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे एक एसिड किसी बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाता है, इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मोटी मोटी बात समझो। सपोज मेरे पास भाई एक केमिकल सब्सटेंस है, इसकी pH वैल्यू क्या है? 3 है, मतलब ये एसिडिक इन नेचर है। कैसा है ये? एसिडिक इन नेचर। कैसा है भाई? ये खट्टा इन नेचर है। कैसा है? खट्टा, एसिडिक। ठीक है, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे केमिकल डाल दिया, मैंने डाल दिया यहाँ पे केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस केमिकल ने क्या किया कि इसने इसके pH वैल्यू को 3 से बना दिया 7, और 7 वैल्यू किसकी होती है? न्यूट्रल की होती है। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ ना, ये कौन सा है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो अगर कोई भी एसिड किसी भी बेस से रिएक्शन करता है और उनकी स्ट्रेंथ एक जैसी है, तो न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को, और वहां पे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेंगे, और रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ तो प्रोडक्ट क्या होता है? सॉल्ट एंड दी वाटर। सॉल्ट एंड दी वाटर, जैसे आपके सामने एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि अगर मैं रिएक्शन कराता हूं HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड से, दोनों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो मुझको क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड, जो कि सॉल्ट है, एंड वाटर, जो कि अगेन अपने आप में न्यूट्रल टाइप का प्रोडक्ट है, राइट। अब इसके बाद देखिए, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या इसका यूजेस रिएक्शन का? तो जो एंटा एसिड होते हैं, जब एसिडिटी होती है ना, भाई शादी में गए, फ्री का माल है, खींच के खाओ, खूब खाया, आपा खो दिया खाते खाते, भाई बस हमें वसूली करनी है। अब वहां से आप खा के आ गए, अब जैसे भाई कल घर पहुंचे, सुबह क्या हो गया? मामला टाइट और ढीला, दोनों मामला हो गया। ठीक है, तो वहां पे क्या बोलते हैं भाई? एसिडिटी हो गई है भाई, बहुत खट्टी खट्टी ढकार आ रही है। क्या होगी? बहुत खट्टी खट्टी ढकार आ रही है, मतलब कि आपके स्टमक में HCl ज्यादा बन रहा है। अब जब मुझे इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, आपको रिलीफ दिलाने के लिए, तो वहां पे क्या करेंगे? हम बोलेंगे भाई एक काम करो, आप जाओ और एंटा एसिड खा लो, जो माइल्ड बेस होता है, जो कि आपके पेट के एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके आपको रिलीफ दिलाएगा। ठीक है, सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम आ गया भाई, आपको इसने आराम दिला दिया, रिलीफ मिल गया। सो इसका एप्लीकेशन क्या है कि एंटा एसिड के तौर पे यूज होता है। फार्मर सॉइल को ट्रीट करते हैं ताकि सॉइल का pH बैलेंस कर पाए और क्रॉप को अच्छे से प्रोड्यूस कर पाए, राइट। इसके बाद वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को प्यूरिफाई करने के भी काम आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या पढ़ना है हमको। अब नाउ रिएक्शन विद द मेटल ऑक्साइड, बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं किसी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करवाता हूं किसी भी किसके एसिड के साथ, तो मुझे क्या ऑब्जर्व होता है? बहुत छोटी सी बात देखो आप, भाई मेरे पास एक कंटेनर है, यहां पे मेरे पास एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड मेरे पास है, इसकी pH वैल्यू क्या है? सपोज 3। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया मेटल के ऑक्साइड को, और मुझे क्या मिला? मुझे ये मिला
कि ये 3 के पीएच को 7 की ओर शिफ्ट कर देगा। आप बताओ, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जो मेटल ऑक्साइड है ना वो यहाँ पे एज ए बेस बिहेव कर रहा है, क्योंकि एसिड के पीएच को 7 की ओर कोई बेस ही शिफ्ट करता है उसको न्यूट्रलाइज करके। मतलब कि यहाँ मेटल ऑक्साइड कौन सा काम कर रहा है, ये यहाँ पे काम कर रहा है बेसिक वाला। तो अगर आप किसी भी मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्शन कराओगे तो ये फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड दी वाटर। क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट एंड दी वाटर, और इट्स अ टाइप ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगेन। तो इससे प्रूफ होता है कि मेटल ऑक्साइड कुछ और नहीं, तो इससे प्रूफ होता है कि मेटल ऑक्साइड कुछ और नहीं, ये बेसिक काइंड ऑफ द सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप चीजों को लिख भी रहे हो, समझ भी रहे हो और अटेंशन पूरा बना के आप बैठे हो क्लास में। और आई गिव यू सजेशन कि अगर आप अपना टाइम यहाँ पे दे रहे हो पढ़ाई करने के लिए तो आप जरूर कॉपी पेन लेके बैठो और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है यहाँ से उसे नोट डाउन कर लो। वैसे अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको हम अपने इंस्टाग्राम, आपको हम अपने वैसे अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप आराम से बैठ के शिद्दत से उसको नोट डाउन कर लो उसके बाद। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। रिएक्शन विद द नॉन मेटल ऑक्साइड। अब भाई मैंने क्या किया, मैंने एक नॉन मेटल लिया, मैंने एक नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको ना बेस से रिएक्शन करा दिया, बेस में पास किया। तो मुझे क्या मिला कि इसने बेस के पीएच को 7 की ओर शिफ्ट कर दिया। यार वही बात कि अगर मैं किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड को किसी बेस से रिएक्शन कराता हूं तो बेस का पीएच तो 7 से ज्यादा होता है। सपोज मैंने बोला मेरे पास एक बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका पीएच वैल्यू क्या है, लेट्स से 12, और मैंने यहाँ पे पास किया एक नॉन मेटल के ऑक्साइड को, तो मुझे क्या मिलता है, इसका पीएच वैल्यू 12 से 7 की ओर शिफ्ट हो गया। तो आप बताओ कि बेस को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है? एसिड कर सकता है। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम छोटी सी बात ये समझते हैं कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो क्या है, वो एसिडिक इन नेचर है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड किसी बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, चलो डन। नाउ समरी, भाई आपने जो पढ़ा उसकी समरी देख लेते हैं एक बार। तो अगर एसिड किसी मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा भाई, तो ये H2 गैस बनाएगा, साथ में सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगर एसिड किसी बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके और सॉल्ट एंड दी वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। नाउ अगर एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, CO2 गैस बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। नाउ अगर कोई मेटल ऑक्साइड किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो वहां पे क्या होगा, अगेन छोटी सी बात है बिल्कुल, कि मेटल ऑक्साइड का किसी एसिड से रिएक्शन करने के बाद ये फॉर्म करता है सॉल्ट एंड दी वाटर। अब इसके बाद कोई नॉन मेटल ऑक्साइड किसी बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, अगेन छोटी सी बात है कि नॉन मेटल ऑक्साइड किसी बेस से रिएक्शन करने के बाद अगेन फॉर्म करेंगे सॉल्ट एंड दी वाटर। मतलब कि ये दोनों यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है भाई, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। भाई जितने भी अब तक हमने पढ़ा कि जो एसिड की प्रॉपर्टी है ना भाई, ये बेस के तो उल्टा काम करती है, सीधी सी बात है। कैसे? एसिड खट्टे इन टेस्ट होते हैं, कैसे? खट्टा इन टेस्ट होते हैं। बेस कैसे? कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे, इतना कड़वा जैसे कि करेला कड़वा। ठीक है, एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से कम होता है, बिलो 7 होता है। बेस का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है। हमें यह समझना है कि इनमें कॉमन बात क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, एक जैसी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो एसिड एंड बेस में कॉमन बात यह है कि चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, दोनों पानी के कांटेक्ट में आने के बाद आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। बोथ फॉर्म आयंस इनसाइड द वाटर। जैसे कि एसिड रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन और बेस रिलीज करता है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, नाउ और दोनों के दोनों पानी में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और करंट को फ्लो करवा सकते हैं। तो ये बात है यहाँ पे कॉमन, जो एसिड और बेस एक दूसरे से शेयर करते हैं। इसके बाद हमें देखना है क्या, रोल ऑफ द वाटर इन द एसिड बेस बिहेवियर।
वाटर का क्या रोल है किसी एसिड बेस के बिहेवियर को शो करने के लिए? देखो सिंपल सी बात है, कोई भी जो एसिडिक सब्सटेंस है, कोई भी जो बेसिक सब्सटेंस है, ये एसिडिक बेसिक बिहेवियर शो कर पाते हैं बस तभी जबकि ये पानी के कांटेक्ट में आएंगे, क्योंकि एसिड एसिड कहलाता है H+ रिलीज करने की वजह से, बेस बेस कहलाता है हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करने की वजह से, और जब तक ये पानी के कांटेक्ट में नहीं आते ये अपने आप को डिसोशिएट करके H+ और OH- नहीं बना सकते, तो अपनी प्रॉपर्टी कैसे शो करेंगे? तो पानी का रोल ये होता है कि पानी किसी भी एसिड को एज ए एसिड बिहेव करने में हेल्प करता है, बेस किसी बेस को एज ए बेस बिहेव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान इस बात को देना है कि अगर मैं किसी एसिड को डालता हूं पानी में तो जो उसका H+ बनता है ना, वो H+ के फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है वो पानी से झट से रिएक्शन करता है क्योंकि वो अनस्टेबल है, राइट, और इससे झट से रिएक्शन करके ये हाइड्रोनियम आयन क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। ठीक है, तो आपको पानी के अंदर मिलेगा हाइड्रोनियम आयन H3O+, ना कि H+ आयन किसी एसिड को पानी में डालने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद डिसोसिएशन ऑफ द बेस इन द वाटर, सेम बात है भाई, जब कोई बेस पानी में डिसोशिएट करता है तो ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम सब कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों पानी में आके क्या, दोनों पानी में आके आयंस का फॉर्मेशन करेंगे, दोनों पानी में आके क्या करेंगे भाई? ये आयन का फॉर्मेशन करेंगे, और इसलिए ये पानी में इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने में रोल प्ले करते हैं। अब इसके बाद मिक्सिंग एसिड बेस विद द वाटर एंड सेफ्टी फर्स्ट, ऑब्वियसली बात है भाई, कोई भी काम करो वहां पे सेफ्टी पहली चीज होती है, सेफ्टी वहां पे प्रायोरिटी होती है। तो सेफ्टी आपको क्या रखना है जब भी आप एसिड बेस को पानी में मिलाओगे? तो देखो स्पेशली क्या होता है, अगर आप किसी एसिड को पानी में मिलाते हो तो बहुत ज्यादा हीट वहां पे रिलीज होता है, इसे बोलते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एसिड को अगर आप पानी में मिलाओगे प्यारे से बच्चे, तो यहाँ पे क्या होता है? हीट जनरेट होता है। अब इसलिए आपको सजेशन दिया जाता है कि आप पानी में एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप, कैसे? ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो, ताकि ड्रॉप बाय ड्रॉप से एसिड की मात्रा कम होगी तो वहां पे हीट कम निकलेगा, तो वहां पे स्प्लैश नहीं होगा, राइट, तो आपकी बॉडी पे वहां पे कोई हार्म या बर्न कॉज नहीं होगा। अगर आपने एसिड में पानी डाल दिया तो वो स्प्लैश हो जाएगा, बिकॉज वहां पे हीट अचानक से बहुत सारा रिलीज होगा और वो आपको हमें नुकसान कॉज कर सकता है, वो हमारे स्किन को या बॉडी को बर्न कर सकता है। ठीक है, तो सिंपल प्रिकॉशन क्या होता है? सिंपल प्रिकॉशन ये है कि आप एसिड को पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप आराम से ऐड करो, ताकि वहां पे अचानक से ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज ना हो। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल, भाई ये क्या होता है? ये आपके सामने पीएच स्केल दिया है। एक ऐसा स्केल मेरे पास है, ठीक है, जिसपे रीडिंग 0 से चालू होती है और कहां तक जाती है? 40 तक, और ये डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस की डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टी एसिडिक बेसिक बिहेवियर को पहचानने में हेल्प करता है। बहुत सिंपल सी बात आपको याद करना है कि अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। अगर पीएच की वैल्यू 7 से बिलो आ रही है तो वो क्या है? एसिड है। और जितनी वैल्यू नीचे, जितनी वैल्यू कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बनते जाएगा, ध्यान देना। और अगर पीएच की वैल्यू 7 से अबव जाती है 14 तक तो ये बेसिक क्या होता है? ये बेसिक केमिकल है, बेस है। और वैल्यू जितनी ज्यादा आगे बढ़ेगी, जितनी ज्यादा बड़ी होगी, वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, इसका ध्यान देना है। सो इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर क्या करता है? हमको किसी भी केमिकल सब्सटेंस के एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी को जानने में हेल्प करता है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ द पीएच इन डेली लाइफ, हमारे डे टू डे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है? यार तो सिंपल सी बात है, हमारे बॉडी से लेके खाने तक, खाने से लेके सराउंडिंग में फार्मिंग करना, खेती करना, सब में पीएच का रोल होता है। देखिए कैसे, हमारे स्टमक के अंदर खुद पीएच वैल्यू क्या होता है? 1.5 से 2 के आसपास होता है, बिकॉज वहां पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये पीएच वैल्यू यहाँ पे क्या करता है? ये माइक्रोब को किल करता है। अगर सपोज हमारे स्टमक में पीएच वैल्यू इतना कम नहीं होता, एसिड नहीं होता, तो माइक्रोब हमको आए दिन इन्फेक्शन करते रहते। ठीक है, एंटी एसिड, सपोज एसिडिटी हो गया तो अगेन वहां पे क्या होता है कि बेसिक पीएच हमारे काम आता है चीजों को
उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके बॉडी को रिलीफ दिलाने के लिए। पीएच ऑफ द सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट। अगर फार्मर्स को हमारे खाने के लिए खाना बनाना है, खाना उनको प्रोड्यूस करना है, क्रॉप प्रोडक्शन करना है, तो वहां पे सॉइल का पीएच बहुत मैटर करता है। अगर सॉइल का पीएच कुछ ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक हुआ तो वहां पे प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। सो पीएच का रोल फार्मर की लाइफ में बहुत ज्यादा है, पूरी प्रोडक्टिविटी पीएच पे डिपेंड करती है। तो इसलिए सॉइल का पीएच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फार्मर्स। तो इसलिए सॉइल का पीएच मॉडरेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वहां पे क्रॉप अच्छे से ग्रो किए जा सके। नाउ एसिड रेन, यहाँ भी पीएच का रोल है। बारिश होती है, लेकिन जो शुरुआत की बारिश होती है ना, वो एसिडिक इन नेचर होता है। अगर उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो गया किसी रेन के पानी का, तो उसे एसिड रेन बोलते हैं। और ये रेन हमारे बहुत से मार्बल से बने मॉन्यूमेंट को नुकसान कॉज करते हैं, और साथ में ये सॉइल क्वालिटी और हमारे स्किन को भी हार्म कॉज करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो पीएच का कितना ज्यादा रोल है, मतलब कि बारिश से लेके खेती बाड़ी तक, खेती बाड़ी से लेके खाने तक, खाने से लेके हमारे बॉडी के सिस्टम तक, हर जगह पीएच अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, अब एक्वेटिक लाइफ, अगर पानी का पीएच, अगर वाटर बॉडी का पीएच मेंटेन या बैलेंस नहीं रहा, तो जितने भी एनिमल्स या प्लांट पानी में ग्रो करते हैं उनको नुकसान जरूर पहुंचेगा। ठीक है, तो पीएच बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में, राइट। और एक बहुत कॉमन सी बात है जो आपके साथ भी होगी, मेरे साथ भी होगी और बहुतों के साथ होगा, कि भाई जो टूथ दिखे, दांत सड़ जाते हैं, कैविटी हो जाती है, सेंसिटिविटी होती है, यहां पर भी भाई पीएच का रोल है। यहां पर भी पीएच रोल प्ले करता है। क्या कि अगर आप टूथपेस्ट नहीं करोगे सोने से पहले, खाने के बाद, ठीक है, तो जो खाने के पार्टिकल आपके टीथ में ट्रैप या वहां पे स्टक रह जाते हैं ना, उन पे बैक्टीरिया एक्शन करता है और वो फॉर्म करता है एसिड। अब वो एसिड से क्या होता है, टूथ का लेयर डिके होता है, डिकम्पोज होता है, और उससे क्या होता है, टूथ में कैविटी, क्या कैविटी हो जाती है, और फिर बोलते हैं भाई दांत सड़ गए, दांत में कीड़े लग गए। ठीक है, चलो इसके बाद आगे देखते हैं सेल्फ डिफेंस। भाई नेचर ने जो बाकी एनिमल, बाकी प्लांट को बनाया, इनको भी एबिलिटी दिया कि आप अपने आप को कैसे बचाओ। अब मान लो भी आप एक मधुमक्खी से भिड़ गए, लड़ाई हो गई, आप उसका शहद छीन रहे हो, तो बच्ची बेचारी छोटी सी कैसे आपसे लड़ेगी, कैसे आपसे बचा पाएगी अपने शहद को। तो प्रभु ने बोला, भाई मधुमक्खी, मैं आपके दुख दर्द को समझता हूँ, एक काम करो, आप छोटे तो हो, लेकिन आप ना छोटा सा यहाँ पे स्टिंग डंक बना लो, और जो आ जाए आपका शहद चुराने ना, उसको बस आप स्वागत कर दो। ठीक है, उसको आप ये स्टिंग कर दो, और इस स्टिंग में आपके केमिकल होगा जो एसिडिक नेचर का है, और जैसे वो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट होगा ना, जो इंटेंस तगड़ा पेन होगा भाई साहब, जो भयंकर पेन होगा, और जो भयंकर वहां पे स्वेलिंग होगी ना, कि आप याद रखोगे जिंदगी में। ठीक है, तो इसलिए ये जो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म है जो अपना डिफेंस ना लड़ाई करके नहीं कर सकते, भाग के नहीं कर सकते, तो उनके पास क्या होता है कि वो पीएच का यूज करते हैं। उनके पास तो कुछ ऐसे स्टिंग या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि किसी एनिमल की बॉडी में रिलीज करके उससे अपने आप को बचा सकते हैं, अपना डिफेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर बी ने स्टिंग किया तो उसके स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, एक एसिड होता है जो आपकी बॉडी में आ जाता है। अब अगर आपको आराम चाहिए, उससे रिलीफ चाहिए, तो न्यूट्रलाइज कर दो उसको आप। तो क्या करोगे, वहां पे आप बेकिंग सोडा यूज कर लो, वहां पे लगा दो बेकिंग सोडा, तो आपको वहां पे आराम मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद फैमिली ऑफ दिस सॉल्ट, हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, और ये सॉल्ट क्या क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, और क्वेश्चन 1 नहीं, 2 या 3 या 4 नंबर से कम नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या पढ़ना है इसके बारे में। यहाँ पे आप बस आपको बस 3 बातों का ध्यान देना है। ये 3 बातें क्या है, एक तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, दूसरा उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और तीसरा उसके यूजेस क्या है, और चाहो तो आप उसके रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस को भी याद कर लो, समझ लो, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके बाद भाई जो कॉमन सॉल्ट है इसे बोलते हैं एक और नाम से, क्या, टेबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट, क्योंकि जब आप खाना खाते हो ना, और जो आपके टेबल पे नमक रखा होता है, वो कुछ और नहीं, वो कॉमन सॉल्ट है। उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। क्या फॉर्मूला है उसका, NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। कैसे बनेगा,
तो नेचुरली मुझको मिलता है कैसे भाई, अगर मैं सी वाटर को क्या करूंगा, अगर मैं सी वाटर को इवापोरेट करूंगा, इवापोरेशन करने के बाद क्या होगा, पानी इवापोरेट हो जाएगा और सी वाटर नमक में बहुत ज्यादा रिच होता है, तो सॉल्ट आपको पीछे मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप रिएक्शन करा दो एसिड में HCl का, किसके साथ, बेस NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे ये फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, H मिलेगा OH के साथ, बनाएगा पानी और साथ में Na मिलेगा Cl के साथ और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो आप सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा के भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है यूजेस, क्या इसके यूज है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, खाने में काम आता है जो नमक आप डालते हो। उसके बाद जो कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है, ये एज ए रॉ मटेरियल काम आता है, कहाँ कहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए, या फिर वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए, या फिर ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए। तो ये जो हमारे डिफरेंट टाइप के सॉल्ट है, जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या बेकिंग पाउडर, ठीक है, इन सबको बनाने में काम क्या आता है हमारा, सोडियम क्लोराइड एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें सॉल्ट करना है क्या, कास्टिक सोडा। अब भाई कास्टिक सोडा क्या होता है, इसका फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। इसका फॉर्मेशन होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस से, जहां पे क्या करते हैं, हम पानी में डालते हैं भाई सोडियम क्लोराइड, क्या डालते हैं पानी में, हम पानी में डालते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है ये पानी में डिसॉल्व होता है, आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और पानी भी अपने आप को H+ और OH- में डिसोशिएट करता है। अब जैसे इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, करंट पास करेंगे, तो जितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है वो कैथोड पे आके इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पे एज ए H2 गैस बाहर निकल जाएंगे, और जितने यहाँ पे क्लोराइड के आयन है, ये बिंग नेगेटिव चार्ज, ये एनोड पे आके इकट्ठा हो जाएंगे और एनोड पे ये एज ए क्लोरीन गैस के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। और अंदर क्या बच गया भाई, अंदर मेरे पास बच गया सोडियम और क्या बच गया, हाइड्रोक्साइड। तो मुझे मिल जाता है यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। अब जैसा कि यहाँ पे क्लोरीन गैस बाहर निकलता है और यहाँ पे एल्कली का फॉर्मेशन होता है, दैट्स वाई इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, तो बहुत सिंपल इसका यूज है। क्या यूज है भाई, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, किसको, कास्टिक सोडा को। पेपर मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर को बनाने में काम आता है, साथ में पेट्रोलियम को रिफाइन करने के काम आता है कास्टिक सोडा, और ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है ड्रेन क्लीनिंग प्रोसेस, ठीक है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट सॉल्ट देखना है, कौन सा, हमें नेक्स्ट सॉल्ट देखना है ब्लीचिंग पाउडर, राइट। ब्लीच तो कराया होगा भाई आपने, नहीं तो आपकी इन्होंने कराया होगा जो सुंदर बनने जाते हैं, ठीक है। देखो ये ना बहुत काम की चीज है भाई, बहुत काम की चीज है, ये किसी इंसान को गोरा बना देती है। अब सोच लो कितने काम की चीज है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। और ये लोगों के बालों को सतरंगी बना सकती है, समझ गए, बस समझ जाओ कितने काम की चीज है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाउ इसका फॉर्मेशन होता है, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसका फॉर्मेशन होता है अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन करा दो क्लोरीन गैस से, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, CaClO का होल ट्वाइस ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में यहाँ पे पानी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इट इज फॉर्म बाय रिएक्टिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद द क्लोरीन गैस। नाउ इसके यूज क्या है भाई, ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, ये एज ए डिसइंफेक्टेंट पीने के पानी में या स्विमिंग पूल में माइक्रोब के मारने के काम आता है। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर जो है भाई, ये बहुत काम आता है कहाँ पे, कॉटन या लाइनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जहां पे उनको कलरलेस बना के डिफरेंट कलर से डाई किया जाता है। नाउ ब्लीचिंग पाउडर भाई हमारे काम आता है वुड पल्प से पेपर बनाने में, और ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिकल इन द मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। नाउ इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है बेकिंग सोडा। केक खाते हो ना, पेस्ट्री खाते हो, छोले कुलचे छोले भटूरे खाते हो, तो वहां पे इसका यूज होता है, ठीक है। देखो कैसे,
इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है? आप सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाओ और उसमें आप पास कर दो CO2 गैस और अमोनिया गैस को, तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा अमोनियम क्लोराइड और मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसका यूज क्या है? इसका बहुत ज्यादा यूज है। ये खाने को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के काम आता है। ये खाने को फ्लफी और स्पॉन्जी बनाता है, जैसे भटूरे हो गए, कुलचे हो गए, पेस्ट्री है, केक है, जो स्पंज जैसे और फ्लफी होते हैं, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है एज ए बेकिंग पाउडर के फॉर्म में। ये एंटा एसिड, ये स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के भी काम आता है, और साथ में आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर सोडा के बेसिस पे बनाए जाते हैं, उसमें से यूज किया जाता है एज ए वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है, आग को बुझाने के लिए, क्योंकि ये किसी एसिड से रिएक्शन करके CO2 गैस बनाएंगे और ये CO2 गैस आग को बुझाने में काम आता है। और बेकिंग सोडा जो है ना भाई, ये एज अ माइल्ड क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। कहीं कहीं सफाई करनी है, हल्का फुल्का स्टेन हटाना है, तो वहां पे आपको ये हेल्प कर सकता है। अब देखिए, इसके बाद हमें पढ़ना है, इसके बाद क्या? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, कपड़े धोते हो ना, या आपकी धुलाई कभी होती है, वहां पे काम नहीं आता, लेकिन कपड़े धोने काम जरूर आता है। तो कपड़े धोने में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O जो केमिकल है, ये कुछ और नहीं बल्कि वॉशिंग सोडा है। फॉर्मेशन कैसे होगा? बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। बेकिंग सोडा को लो, इसको हीट कर दो, डिकम्पोज कर दो, अब मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। बट वॉशिंग सोडा में क्या होता है? साथ में यहाँ पे 10H2O है। अब आप क्या करो? सोडियम कार्बोनेट में पानी पास कर दो, अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या? सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, जो कि वॉशिंग सोडा है। ठीक है, इसके यूजेस क्या है? आप सब जानते हो भाई, कपड़े धोने के काम आता है। बहुत सिंपल सी बात है, कपड़े धोने का काम आता है। तो रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। आप जानते हो हार्ड वाटर क्या होते हैं? जहां पे अनवांटेड आयंस का अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस को ये सॉफ्ट बनाने का काम आता है, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। एज ए क्लीनिंग एजेंट, घरों में कपड़े साफ करने, वहां पे वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। और साथ में ये सोप, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में उनको मैन्युफैक्चर करने के भी काम आता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम कंपाउंड। अगर आपको डिफरेंट टाइप के सोडियम कंपाउंड को बनाना है, तो वहां पर भी वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। ठीक है, अब बस बहुत छोटा सा पार्ट और बचा हमारे पास, और वो क्या है? POP। शायद ये लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। यहाँ पे POP को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ द पेरिस, पेरिस का प्लास्टर, महंगी बातचीत। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। अब ये हाफ H2O मतलब क्या है? तो यहाँ पे दो कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे दो कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल एक पानी को शेयर करते हैं। दैट्स व्हाई हम यहाँ क्या बोलेंगे? ये एक मॉलिक्यूल कितना हाफ शेयर करेगा। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? बहुत सिंपल है। आप कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O ले लो, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। तो आप जिप्सम ले लो, क्या ले लो? जिप्सम ले लो, और जिप्सम को आप क्या कर दो भाई? हीट कर दो 100 डिग्री सेल्सियस पे, 373 केल्विन पे, तो आपको मिल जाएगा POP और मिल जाएगा साथ में पानी। ठीक है, यूजेस क्या है भाई? हमारे जब कभी कभी गुस्सा में आते हैं ना, तो क्या करते हैं? वो लड़ाई झगड़ा करके आ जाते हैं और वहां पे अपना हाथ पैर तोड़वा के आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। तो जो फ्रैक्चर बोन है ना, जब उसको सेट करना है, सपोर्ट देना है, तो वहां पे POP काम आता है। जो देखा आपने प्लस्तर होता है, तो उसमें POP होता है। और डेकोरेटिव आइटम, जैसे बहुत सी मूर्तियां, स्टैचू बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो घर में डिजाइन होता है, वहां पे जो डेकोरेशन सीलिंग पे किया जाता है, वहां पे POP काम आता है। और साथ में वॉल एंड सीलिंग में जो आप एक लेयर अप्लाई करते हो पेंट करने से पहले, वहां पे इसको यूज किया जाता है उनको सॉफ्ट या स्मूदन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा POP का यूज। तो मेरे हिसाब से शायद ये चैप्टर कंप्लीट है। तो आई होप आपने क्लास एंजॉय किया होगा, आपको बहुत बहुत सारी बातें समझने को मिली होंगी। अगर आपको चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, तो ये लेक्चर आपके उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। आपको उसके लिए हमारे दूसरे लेक्चर सीरीज को देखना पड़ेगा, जहां पे हमने चीजों को डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच लेक्चर को देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ और आपके कॉन्सेप्ट को इजी बनाते हुए। ठीक है।